हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर बीपीएससी का बिहार टीचर की जो लगातार हम सीरीज करा रहे हैं। ये रियल क्वेश्चन पेपर है। आप चाहेंगे तो क्वेश्चन जब दिखाएंगे आपको तो आप मैच भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से, अगर आपने दिया होगा तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्वेश्चन पेपर की सीरीज नंबर 14 है और इसके पहले हम 13 पार्ट करा चुके हैं। तो 1 से 13 तक अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रियल क्वेश्चन लिए हैं जो बीपीएससी ने पूछा है। तो वही क्वेश्चन की सीरीज हम आगे करा रहे हैं। तो पिछले अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं और उन पार्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि हजारों लोग देख भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेकंड फेज की वैकेंसी में अब आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, पूरी जी जान से लग जाना है। और जीके का जो पोर्शन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये आप सब जानते हैं। तो ये स्ट्रांग होगा। अगर आप 1 से लेकर के अब तक की वीडियो अगर आपने देख ली है या आप में से किसी ने देखा होगा तो उन्हें पता भी होगा कितने क्वेश्चन हम करवा चुके हैं जीके के जो रियल हैं। तो आज हम उसी का सीरीज आगे लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो ये 41 नंबर है। 1 से 40 तक, यानी कि 40 तक हम करा चुके हैं पिछले वाले पार्ट में। हमने बताया भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर लेना। तो उसके आगे से आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। तो देखो बोला जा रहा है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई। यानी कि जो टाइटैनिक जहाज डूबा था, उस अवशेष को नीचे समुद्र के देखने जाने के लिए एक पनडुब्बी बनाई गई थी, जो कि वहां पर लोग जाते थे देखने के लिए उस पनडुब्बी में बैठकर। तो वो पनडुब्बी फट गई है, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, उसका नाम है यहाँ पर टाइटन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जूते और फैशन सहायक सामग्री यहाँ पर सूची 1 पे दिया है और दूसरे में दिया है इसके बारे में विवरण, यानी कि इसका डिटेल। अब इनको हमें मैच करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो ए वाला हो जाएगा बैरेट, ये हो जाएगा यहाँ पर एक प्रकार की टोपी है। तो तीसरा मिल जाएगा इससे हमारा ए वाले से। और अगर जो हम बात करें कि यहाँ पर जो बी है, तो बी मिल जाएगा हमारा 4th नंबर थे, यानी कि स्टिलोज जो है वो हमारा महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। तो ये हो जाएगा इसका 4th में तीसरा का। बात करें अगर सी की, तो सी यानी कि एविएटर्स लिखा हुआ है और एविएटर्स जो है हमारा हो जाएगा एक प्रकार का धूप का चश्मा है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो डी वाला है, डी वाला हो जाएगा एक प्रकार का केश विन्यास, यानी कि चिगोन जो है, चिग्रोन एक प्रकार का केश विन्यास है। और अगर हम लास्ट वाले की बात करें यहाँ पर ब्रॉक की, तो ब्रॉक का मतलब हो जाएगा पुरुषों के जूते का एक प्रकार होता है। तो यहाँ पर ई का हो जाएगा यहाँ पर ए पार्ट से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ऐसे मैंने मैच कर दिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चल सके। अब देखो यहाँ पर पेपर में ऐसा तो हमने मैच कर दिया समझाने के लिए, लेकिन रियल में क्या होगा कि ऑप्शन यहाँ पर ऐसे दिए थे, देखो उस बार। तो ऐसे हमें मैच करना है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर बोलेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा, 42 नंबर। तो यहाँ पर देखो अगर इसकी मैचिंग की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर होगा। अब प्रॉब्लम ना हो। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, 43 नंबर पे यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अमेरिका की जो राष्ट्रपति थे वो आए भी थे इंडिया, इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये कहें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट अफेयर का नहीं ज्यादा ध्यान देना है आपको। और यहाँ पर आपको ऐसी करंट अफेयर के बारे में जानना है जिसका संबंध भारत के साथ हो, जैसे कोई आयात निर्यात हो रहा है, या कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी अदर कंट्री के यहाँ पर आ रहे हैं, या यहाँ के जा रहे हैं बाहर। तो वो जो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल है उनका, या उनका जो संवाद है इस वक्त चल रहा है, किसके साथ साझेदारी क्या हो रही है, तो इस बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना है करंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का 44 नंबर है, इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है 44 नंबर पे, कह रहे खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सुमेलित है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, मैचिंग दी गई है, तो यहाँ पर कौन सा जो वर्ड है किससे मैच करता है ये बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ। अब देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये महिला खेलती हैं, और डाफने अखुर्स्ट मेमोरियल कप जो होता है ये होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर नहीं आते हैं आपको, 1-2 क्वेश्चन, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मत सोचो कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो बताओ हमको कुछ नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चन ज़रूर डाले जाते हैं जानबूझकर, जो कि आपको फँसाने के लिए दिए जाते हैं, तो उनको छोड़ना ही अच्छा होता है। अब जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ था, अब बोला था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहाँ पर साक्षात्कार दिया। अब देखो कैसे जान पाओगे, जो पढ़ा होगा तो ही जान पाओगे। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 ये भी यहाँ पर किसका है, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको हिंट देते चलूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका लॉस ना हो, इस वजह से मैं ऐसी कोशिश करता हूँ। तो देखो नवंबर 2022 के बारे में बात हो रही है, तो वीडियोग्राफी के लिए मात्र सर्वेक्षण जो है कार्य को पूरा किया है हाल ही में। यानी कि देखो ये जो आंकड़ा दिया होगा उस वक़्त एग्ज़ाम के समय आंकड़े जारी किए गए होंगे, तब ये यहाँ पर बोला गया होगा। तो ये काम का नहीं है, इसको आप हटा दो, ठीक है? अब यहाँ पर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैं उनको स्किप करूँगा, लेकिन उसके साथ-साथ स्किप पूरा नहीं करूँगा। मैं आपको हिंट देता चलूँगा कि अगर आपको करंट अफेयर में तैयार करना है, तो कौन-कौन से टॉपिक आपको तैयार कर लेने चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या है, करंट अफेयर तकरीबन 6 महीने की तो तैयार करनी ही करनी है। तो 6 मंथ की करंट अफेयर आपको लेना ही लेना है। आप ये समझ लो कि कम से कम जुलाई से लेकर के जून या जुलाई से लेकर दिसंबर तक की, यानी कि जब तक भी पेपर आपका हो रहा है, तो तब तक आपको इतने सारे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सेट है, वो तैयार कर लेना है किसमें, करंट अफेयर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर आपको 6 मंथ की करनी है, इतनी इनफ है, इसी से आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन कोई आ गया, तो बात की बात है, कोई 100% वैसे भी नहीं कर पाता है करंट अफेयर में। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कि और लेवल के हैं, अभी तो बात हो रही थी। अब देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन-सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन्हें किस जानवर के बारे में नहीं पता था, ये हमें बताना है। तो उन्हें नहीं पता था घोड़ा के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, वो जानवर कौन-सा था नहीं जानते थे, घोड़े को नहीं जानते थे। ठीक है? आगे देखते हैं। इसके बाद 56 नंबर है। अब 56 नंबर में देखो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर जो स्थल बनाए गए हैं, उनमें से कौन-सा शामिल नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखो जो इंडिया गेट दिया है ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर शामिल नहीं है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है? अब ये शामिल नहीं है। अब फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इंडिया गेट स्थित कहाँ पर है? तो इंडिया गेट है कहाँ पर, किस शहर में है, ये आपको बताना है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है निकल के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि बोला जा रहा है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, वो किस देश से लिए गए हैं? अब देखो यहाँ पर तो नीति निर्देशक पूछ लिया है, हो सकता है यहाँ पर ये पूछ ले लिखित संविधान या ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो एक बार इन पर जरूर आपको नजर डाल देना है कि कौन से कहाँ से लिए गए हैं जो संविधान में वर्णित हैं। ठीक है? अब फिलहाल हम जान लेते हैं इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो लिए गए हैं आयरलैंड से। हमें देखो कह रहा है यहाँ पर सेंटेंस में, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था। यानी कि सिक्किम जो है हमारे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इसको, और कब मिला था? तो ये मिला था 1975 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से बोल दे रहा हूँ ये वाला, तो एक बार तैयार कर लेना, ठीक है? 1975 में। अगला आते हैं 59 नंबर पे। अब देखो 59 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, अब देखो फ्रेंड्स मैं 3 इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नीचे लिखा है, ऊपर एक में से कोई नहीं। तो मैं चाहता हूँ आपको वो चीजें दिखाई जाए जो कि आपके काम की हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? यानी कि महंगी कौन सी मुद्रा है, वो हमें बताना है। तो ये है पाउंड स्टर्लिंग। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है? इंडिया में रुपए चलते हैं, तो वहां पर अमेरिका में क्या चलता है? अब जिसे भी आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? आगे देखते हैं 60 नंबर। अब 60 को थोड़ा सा छोटा करूंगा, ऐसे इसके लिए कष्ट है, तो हम माफी चाहते हैं क्योंकि पूरा नहीं आ पाएगा इस स्लाइड में, इस वजह से। अब देखो 60 में क्या बोला जा रहा है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के हिसाब से, क्योंकि बीपीएससी का पेपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य बनाया है किसने? बिहार की सरकार ने, जिसको नाम दिया है प्रदूषण मुक्त, ठीक है? अब देखो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2024 तक। यानी कि उन्होंने, बिहार सरकार ने बोला है कि 2024 तक कार्बन उत्सर्जन जो है वो बिल्कुल कम कर दिया जाएगा बिहार में।
अब आगे देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्न में से किससे संबंधित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर स्तूप, दैत्य और चैत्य और विहार का संबंध किससे है? तो ये संबंध है हमारा बौद्ध धर्म से। चाहे तो आप स्तूप समझ गए होंगे देख करके, तो बौद्ध धर्म इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड जो देखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है मैं बताता जाता हूँ, स्टार लगा के लिख लो, तो उनके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? क्योंकि मान लो ये वीडियो आप देखेंगे, पता नहीं कब क्वेश्चन रिपीट होके दोबारा आप कब वीडियो देखें, तो इस वजह से आपको टाइम ना आपका बर्बाद हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और वहां से आप देख लिया करिए, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 62 में। 62 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर, इसमें कह रहा है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? यानी कि जो एक वर्ड दिया गया है सुजनी, ये क्या है? ठीक है, और ये भारतीय हस्तशिल्प के बारे में है, तो ये है क्या? तो देखो, ये है फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रकार की कढ़ाई है, तो कढ़ाई का नाम है यहाँ पर सुजनी, ठीक है? अब चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसके पिक्चर मिल पा रही है तो देखो, अभी हमने यहाँ पर जाना कि सुजनी के बारे में, तो अब देखो ये होती है सुजनी। ये क्या है? एक टाइप की एक कढ़ाई बनाई गई है, जिस कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। देखो ये सारी कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई गई हैं, तो इसी डिजाइन को, इसी कढ़ाई को हम बोल देते हैं सुजनी। अब देखो एक ये भी है यहाँ पर, तो अलग अलग टाइप की होती हैं कढ़ाई की, जो टाइप हैं अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग टाइप से बनाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं सुजनी। तो उम्मीद है आप यहाँ पर देख लिए होंगे कि सुजनी क्या होता है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर आज का हमारा नेक्स्ट है 63 नंबर। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा ताकि आपको दिख जाए पूरा पूरा पूरा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कह रहा है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं ये सारे, तो यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पर हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो ये हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बोला जा रहा है आगे, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने करी थी, तो ये भी आंसर इसका राइट हो जाएगा। बोला जा रहा है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोला जा रहा है नेक्स्ट में कह रहा है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो फ्रेंड्स इसमें मुझे डाउट लग रहा है फोर्थ नंबर पे, लेकिन जो बीपीएससी ने आंसर दिया था इसका, वो दिया था 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया था सी वाला, यानी कि ये वाला आंसर बीपीएससी ने करेक्ट करा था। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है क्या इसका 4 वाला पार्ट हो सकता है आपके हिसाब से, यानी कि फोर्थ भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है ये बताना है। अगला आते 64 नंबर पे। अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर कि कुछ कथन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, उन पर हमें विचार करना है, यानी कि उनके बारे में थोड़ा सा सोचना है। कह रहा है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण, यानी कि जब बाबर आ गया था भारत में, तो उसकी वजह से क्या हुआ था यहाँ पर, ये बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, बाबर के हिसाब से, तो यहाँ पर देखो बाबर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तो ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ। क्षेत्रीय की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, तो ये भी गलत ही है। और यहाँ पर कह रहा है प्रदेश में तैमुरिंड राजवंश की स्थापना हो गई, तो ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पर बाबर ने ही इसकी स्थापना कराई थी, प्रदेश में तैमुरिंड राजवंश, ठीक है? अगला देखो फोर्थ में कह रहा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो ये बात भी सही है, यानी कि तोपों की जब शुरुआत होने लगी थी युद्ध में, तो वो इन्हीं की वजह से होने लगी थी। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ हमारे राइट है, तो ऑप्शन इस टाइप से आएगा वहां पर, तो आपको तीसरा और चौथा सही लगा देना है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था? यानी कि ऐसा कौन सा बंदरगाह था जो मुगल शासन के समय, यानी कि जब मुगल थे तो उनके हिसाब से, उनके द्वारा जब वो थे, तो बाबुल मक्का कहलाता था, यानी कि मक्का का द्वार कौन सा कहलाता था? तो यहाँ पर ये कहलाता था फ्रेंड्स सूरत कहलाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे भी याद रख लो, यानी कि बाबुल का मक्का कहा जाता था सूरत को, कब? मुगल काल के जमाने में। आगे देखते हैं आज का 66 नंबर है, और 66 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, यानी कि अष्टप्रधान जो मंत्री रखे जाते थे वो किसके शासनकाल में रखे जाते थे? तो ये रखे जाते थे मराठा प्रशासन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पर करें, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, यानी कि बोधिसत्व पद्मपाणि एक पेंटिंग कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये फ्रेंड्स स्थित है अजंता में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं, किस राज्य में है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं किसका आंसर सही होता है, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम वहां पर पिन कर दें और उनका आंसर हाईलाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इन कथन को विचार करना है, यानी कि जो सही लिखे या गलत लिखे इस पर हमें बताना है। तो पहला है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। ये बात तो सही है। जो हर्ष के शासनकाल, ये बता दिया गया है जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला बोला जा रहा है, हेत स्यांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय भारत का दौरा किया था, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं सही है। तो नीचे ऑप्शन देखो यहाँ पर ऐसे करके दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर युक्त में से कोई सा भी नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 69 नंबर है। अब देखो 69 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि मैचिंग आ रही। तो यहाँ से आप तो एक बात तो समझ ही गए होंगे कि जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कि हम पहला मिल गया हमको, कि पहला जैसे मान लो कोई भी बता दिया कि चरक है, ये हो गया, ऐसे ही एक मिल गया, दूसरा हम नहीं देखते, जल्दी से हम ऑप्शन लगा देते हैं, यहाँ पर जाके ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है जब टेबल की बात आ जाए तो। अब मैं डायरेक्ट इसको ये छिपा देता हूँ, इतना दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर, तो देखो चरक क्या थे, एक चिकित्सक थे, तो इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंध थे, ये हो जाएगा यहाँ पर। और बारह जो मिहिर हैं वो थे एक ज्योतिषी, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर। और एक बचा, यानी कि विशाखादत्त कौन थे, तो एक नाटककार थे, तो इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब पहले का दूसरा सही हो जाएगा और बी वाले का फर्स्ट हो जाएगा, सी का 4 एंड डी का 3। अब ये ऑप्शन में कैसे आएगा, देखो यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इस वजह से इसको ध्यान से देख लो कि कौन सा किस में हम मैच करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 69 पे आते हैं। अब देखो इसका ए का 2 और बी का ये, सी का 4 एंड डी का 3, ये हमने बता दिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की, यानी कि फारसी एक त्योहार है जिसका नाम है नवरोज, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर देखो हो जाएगा इसका राइट आंसर बलबन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। फारसी त्योहार जो कि नवरोज है, चलाया था बलबन ने। आगे देखते हैं, आज का 71 नंबर क्वेश्चन है। अब 71 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है, यानी कि जो नामपंथी थे, सिद्ध और योगी थे, उन्होंने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है, यानी कि फेमस करा है किस क्षेत्र में? तो ये करा है उत्तर भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट, यानी कि सबसे ज्यादा जो नामपंथी सिद्ध योगी हैं, भक्ति धर्म की जो ज्यादा लोकप्रिय रहा है वो हमारा उत्तर भारत रहा है। आगे देखते हैं आज का 72 नंबर, और 72 नंबर में बाकी चीजें यहाँ पर बाद में दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसी कह क्या रहा है। अब देखो यहाँ पर है 72 नंबर पे, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो हम अब कथन पढ़ने जा रहे हैं उसमें से हमें ये देखना है, वुड का जो 1854 का एक प्रेषण आया था, पत्र आया था, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई थी, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखो पहला वाला क्या कह रहा है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश करी थी। ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही, क्योंकि वुड ने यही घोषणा ही करी थी कि ये जो भारतीय हैं अपनी भाषा को भूल जाएं और हमारी भाषा अपनाएं जो कि अंग्रेजी है। और देखो आज अंग्रेजी का बोलबाला भी ज्यादा ही चल रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट है, इसी का, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे एक और दो दोनों ही हमारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके साथ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो फ्रेंड्स 73, और कह रहे हैं मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? अब देखो यहाँ पर मैथिली भाषा की बात कर ली है कि किस उस वक्त जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर शासन किसका चलता था? तो देखो ये जो शासन चलता था फ्रेंड्स, ये चलता था कर्नाट राजवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट। कब? मैथिली भाषा की जब शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला है 74 नंबर है। 74 नंबर पे कहा जा रहा है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान
कौन सा शहर प्राचीन मगध राज्य की राजधानी के रूप में कार्यरत था? यानी कि पुराने अगर वैदिक काल की तरफ हम जाते हैं तो प्राचीन जो मगध है उसकी राजधानी थी, इनमें से कौन सा राजधानी था? पहले तो यहाँ पर जो राजधानी था वो था राजगृह, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और किसकी बात हो रही है? मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगृह की। आगे देखते हैं आज का 75 नंबर, और 75 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, अब कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि वर्नाकुलर एक एक्ट भी आया था, इसके बारे में बताना है कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, कह रहा है कि इसे लॉर्ड लिटिल द्वारा अधिनियम करा गया था। देखो यहाँ पर कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताया है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है, तो यहाँ पर देखो ये पहला बोला जा रहा है इसे लॉर्ड लिटिल द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये बात भी सही है। और कह रहा है इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखो अगला कह रहा है इसमें, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि वर्नाकुलर जो एक्ट था उसको लॉर्ड रिपन ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, तो तीनों सही है 1 2 3 तक। तो अब ऑप्शन देखो इस टाइप के आते हैं यहाँ पर, तो किसमें लिखा है 1 2 3, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि सर हो जाएगा डी का, तो यानी कि 1 2 और 3 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो फ्रेंड्स आज का 76 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमको। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा जो 76 का नंबर है वो हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है संकल्प के बारे में, तो ये बात भी सही है। और क्या है, केंद्रीय प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, ये बात सही है। और प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही कही जा रही है। और इसमें कहा जा रहा है मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास भी किया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और देखो अब की बार अगर आपको फोर्थ नहीं भी आ रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर लगा देना है डायरेक्ट ऑप्शन जो भी नीचे पढ़ेंगे वो हम। तो देखो इसमें कह रहा है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था, तो ऑप्शन ये भी सही है। यानी कि सारे के सारे सही हैं 1 से 4 तक। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन के हिसाब से क्या आया था, 1 से 4 तक सारे सही हैं, तो हम कहेंगे डी नंबर, यानी कि 1 2 3 एंड 4 सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 77 नंबर, और इसमें कह रहा है 77 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, यानी कि जो नीति सार बुक है उसके राइटर का नाम बताना है कौन है, तो ये है यहाँ पर कामनंद, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो कह रहा है 79 नंबर पे, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्न में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो चीनी स्रोत के अनुसार अगर हम जाने वहां से सोर्स के अनुसार, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, और 80 नंबर पे कह रहा है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाली प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। यानी कि जो बिहार है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था, और कब अलग हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम 80 नंबर तक ही रखते हैं, इसके आगे को क्वेश्चन हम नए वाले पार्ट में लेंगे जो इसके बाद आने वाला पार्ट होगा। और अगर आपने लास्ट वाले जो पिछले हैं पेपर आपने नहीं देखे हैं, जो अगले पार्ट हैं या पिछले पार्ट हैं, तो उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फ्रेंड्स आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो दबाकर ही जाइए। तो मिलते हैं नए पार्ट में नई उम्मीद के साथ, अपनी तैयारी को जोरों शोर से शुरू रखिए, जारी रखिए। तो मिलते हैं नए पार्ट में, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।